हेलो दोस्तों, मैं हूं सात्विका राही और फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम बिग मार्गदर्शन में। आज बात करेंगे इजिप्ट के सबसे खूबसूरत रानियों में से एक, ब्यूटी विथ ब्रेन, क्लियोपैट्रा की। कहा जाता है कि क्लियोपैट्रा इतनी खूबसूरत थी कि सभी राजा महाराजा उनके फ़ैन हो जाते थे, उनके दीवाने हो जाते थे। उनके बोलने के तरीके में इतनी मधुरता और इतना ठहराव था कि लोग उनके दीवाने हो जाते थे, उनसे मंत्र मुग्ध हो जाते थे, हक्के बक्के रह जाते थे। खास बात ये थी कि उनके चेहरे के फीचर्स इतने शार्प थे जो उस समय के सिक्कों से पता चलता। वो सुडौल शरीर वाली, आकर्षक और सुंदर बालों वाली महिला थी। उनकी बातों में जादू था। जो भी उनसे बातें करता वो धीरे धीरे उनसे मोहब्बत कर बैठता और उनका गुलाम हो जाता था। इतना ही नहीं, उनका करिश्मा, उनकी ब्यूटी और उनका ऑरा एकदम चकाचौंध से भरा था। जो भी उनसे मिलता, उनसे बातें करता, केवल एक झलक देख भी लेता कई बार तो बिल्कुल पागल सा हो जाता था, दीवाना सा हो जाता था। उनके इस ऑरा का, उनके इस कैरिश्मा का चमत्कार सिर्फ बाहरी था या इसका राज कुछ और था। उनका ऑरा, उनकी खूबसूरती, उनका सौंदर्य, उनका करिश्मा, उनका चमत्कार सिर्फ देखने भर की चीज़ नहीं थी, बल्कि ये महसूस करने और आश्चर्य करने की भी चीज़ थी। दोस्तों, क्लियोपैट्रा रोज़ 700 गधी के दूध से नहाती थी अपने सौंदर्य को बरकरार रखने के लिए, और उस दूध में लगभग 300 गुलाब के फूल डाले जाते थे। दोस्तों, क्लियोपैट्रा पुरुष की वो फैंटेसी है जो कहीं ना कहीं सच में बदल गई है, हाई फेमिनिटी से भरी हुई। क्लियोपैट्रा अ ग्रुप ऑफ विमेन में सबसे अलग है। एक ऐसा मिरेज जिसके पीछे प्यासा भागने को मजबूर हो जाए। अ मिरेज, अ फैंटेसी, अ मिरेज, अ फैंटेसी, अ मिस्ट्री, कुछ भी बोल लो। क्लियोपैट्रा वो है जो आकर्षक है, कामुक है, लेकिन वैश्या जैसी नहीं, जिसकी तलाश शुरू तो होती है लेकिन कभी खत्म नहीं होती। वो ऐसी है जैसे एफ्रोडाइट, अ गॉडेस, नो रिवीलिंग क्लॉज, आउट ऑफ रिच, मायावी, स्टिल अट्रैक्टिव, कुछ भी बोल लो। दोस्तों, चलिए बात करते हैं क्लियोपैट्रा के बारे में, जिसने उस समय के राजाओं महाराजाओं को अपनी खूबसूरती और बुद्धिमत्ता के दम पर अपनी ओर आकर्षित किया और उनके साथ मिलकर मिस्र और रोम पर सालों तक राज किया। दोस्तों, क्लियोपैट्रा सिर्फ 18 साल की थी जब उनके पिता की मृत्यु हो गई और उन्हें राजगद्दी पर बैठना पड़ा। मिस्र के नियमों के अनुसार उन्होंने अपने 2 भाइयों से शादी कर ली। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन चूंकि उस समय राजनीतिक या ये कह सकते हैं आर्थिक अफरा तफरी थी, इसलिए उनमें और उनके भाइयों में ज़्यादा दिनों तक बन नहीं सका। इसका परिणाम ये हुआ कि उनके भाइयों के सलाहकार क्लियोपैट्रा के विरोध में खड़े हो गए और क्लियोपैट्रा को पूरे 1 साल तक एग्जाइल दे दिया गया, देश निकाला दे दिया गया। 1 साल तक उन्हें सीरिया में रहना पड़ा। दोस्तों, अब बारी आती है ये जाने की कि क्लियोपैट्रा ने इतनी मुश्किलों के बावजूद एक रूलर के रूप में कम बैक कैसे कर लिया। दोस्तों, क्लियोपैट्रा ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि एक चतुर चालाक राजनीतिज्ञ भी थी। इतना ही नहीं, वो इतनी चतुर राजनीतिज्ञ थी कि उनको मिस्र का चाणक्य भी कहा जाता है। भाइयों से मतभेद के बाद जब 1 साल तक वो सीरिया में रहीं, वहाँ उन्होंने सपोर्ट और भाड़े की सेना जुटाई। इधर इजिप्ट में जूलियस सीजर को आमंत्रण दिया गया क्लियोपैट्रा के भाइयों द्वारा, जिन्होंने जूलियस सीजर के दुश्मन पॉम्पी को मार डाला था। जूलियस सीजर कहीं ना कहीं अब फेवर में आ चुके थे क्लियोपैट्रा के भाइयों के, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। क्लियोपैट्रा सही मायने में एक गेम चेंजर थी। उनकी कन्विंसिंग स्किल और कम्युनिकेशन स्किल इतनी तगड़ी थी कि सामने वाला व्यक्ति ना चाहते हुए भी उनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता था। उन्होंने एक तरकीब लगाई और अपने आप को एक कालीन में लपेटकर किसी तरह जूलियस सीजर के तंबू में घुस गई। फिर क्या था, खूबसूरत तो थी ही, कैरिश्मा और ऑरा तो उनके पास था ही, ऊपर से उनका कम्युनिकेशन स्किल और कन्विंसिंग पावर। उसके बाद जूलियस सीजर उनके फेवर में आ गए और बाद में क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। बाद में उनको फिर से रूल करने का मौका मिल गया। इस तरह से उन्होंने जूलियस सीजर की हेल्प से, जूलियस सीजर के सपोर्ट से, क्योंकि जूलियस सीजर को भी उनका कोष चाहिए था, उन्हें भी पैसे की ज़रूरत थी मिस्र की, इसीलिए मिस्र के लिए तो जूलियस सीजर भी उस समय रोम के बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़े रूलर थे, और ये मिस्र की, तो इसलिए दोनों का जो राजनीतिक संयोग हुआ और साथ ही साथ रोमांटिक संयोग हुआ, उसने दोनों ही स्थानों को, इजिप्ट और रोम को, बहुत ही फ़ायदा पहुँचाया। बाद में क्लियोपैट्रा ने जूलियस सीजर की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया। उस समय जूलियस सीजर 52 साल के और क्लियोपैट्रा सिर्फ 21 साल की थी, लेकिन इस उम्र में भी जूलियस सीजर को कोई बच्चा नहीं था। उसने, यानी क्लियोपैट्रा ने उनको ये प्रलोभन दिया कि वो उनको उत्तराधिकारी दे सकती हैं, और इसके लिए उन्होंने जूलियस सीजर से अवैध संबंध भी स्थापित किए, और उन्होंने जो प्रलोभन उनको दिया था अंत में वो पूरा भी हो गया।
बाद में कुछ सालों के बाद वो अपने बेटे को लेकर जूलियस सीजर के पास इजिप्ट से रोम भी चली गई। द लॉ ऑफ सिडक्शन में रॉबर्ट ग्रीन ने सबसे पहले सेड्यूसर के रूप में सायरन को रखा है, जो कि क्लियोपेट्रा से मिलता जुलता सा है। वो कहते हैं कि आवाज़ ऐसी जैसे कामुकता का संकेत, लेकिन खुले तौर पे नहीं, अवचेतन रूप से, बिल्कुल धीमा, बिना किसी जल्दबाजी के, कोई हड़बड़ी नहीं। दोस्तों, क्लियोपेट्रा अपने फिजिकल अपीयरेंस और प्रेजेंस को बहुत ही उन्मादक रखती थी कि जो भी उससे मिले और बातें करे वो उनके चकाचौंध और तामझाम में ट्रैप हो जाए। सिर से लेकर पैर तक अपना ख्याल रखने वाली क्लियोपेट्रा, लोगों के सभी ज्ञानेंद्रियों को झकझोर कर रख देने वाली क्लियोपेट्रा, कोई खुले वस्त्र नहीं, केवल अप्रत्यक्ष, कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 8 भाषाएं जानने वाली क्लियोपेट्रा बाद में इजिप्ट छोड़कर रोम चली जाती हैं अपने बच्चे को लेकर जूलियस सीजर के पास, और वहाँ तब तक राज करती हैं जब तक जूलियस सीजर एक इन्वेशन में मारे नहीं जाते। बाद में वो फिर से इजिप्ट चली जाती हैं। बाद में वहाँ के राजा बनते हैं मार्क एंटनी, और मार्क एंटनी उनसे ये पूछते हैं, क्लियोपेट्रा से ये पूछते हैं कि उनको क्या चाहिए। वो उनको सब देंगे जो वो डिज़र्व करती हैं। ऐसे में अपनी मांगे रखने के लिए क्लियोपेट्रा फिर से इजिप्ट से रोम आती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक आश्चर्य होता है। आश्चर्य ये है कि चूंकि वो एक मिस्ट्री थी, ठीक है, और एक राज की तरह थी, रहस्य की तरह, और उनको समझना मुश्किल था और उनका अगला मूव कोई नहीं समझ पाता था, तो इस तरह वो इस बार भी ऐसा ही कुछ करती हैं। वो इजिप्ट से रोम की तरफ जब आती हैं तो बहुत ही डिफरेंट तरीके से आती हैं। वो पूरे तामझाम में सराबोर होकर, पूरे चकाचौंध में सराबोर होकर, बहुत सारे उपहारों से लदी हुई सिडनेस नदी से नौकायान करते हुए एंट्री मारती है, और उनको इस रूप में देखकर, उनको अपने सर्वोत्तम रूप में देखकर मार्क एंटनी उन पर पूरी तरह से मोहित हो उठते हैं। क्लियोपेट्रा के चाल चलन की बात करें तो उनकी चाल बिल्कुल धीमी, बिना किसी जल्दबाजी की थी। उनका हाव भाव ऐसा कि उन्हें देखकर लगता था कि प्रेम और आनंद के लिए दुनिया का सारा समय पड़ा है उनके पास। एक निश्चित अस्पष्ट हाव भाव, जहाँ कामुकता और मासूमियत दोनों का संयोग हो। ऐसा लगता था जैसे उनको भान ही ना हो, उनको पता ही ना हो कि उनमें दोनों का समन्वय एक साथ है, दो विपरीत भावों का समन्वय एक साथ है, यानी कामुकता और मासूमियत का। उन्हें देखकर ऐसा लगता था उन्हें इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं। दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ सिडक्शन में सायरन के बारे में जो कहते हैं, वो इनकी यानी क्लियोपेट्रा की पर्सनैलिटी को, ओवरऑल पर्सनैलिटी को कुछ शब्दों में भली भांति व्यक्त कर सकता है। मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। पानी, सायरन का गीत तरल और आकर्षक है, और सायरन खुद समझ से परे है, यानी मिस्ट्री है, उसे समझना मुश्किल है। समुद्र की तरह सायरन आपको अनंत रोमांच और आनंद के वादे से लुभाता है। अतीत और भविष्य को भूलकर लोग उसका पीछा करते हुए इतनी दूर चले जाते हैं, इतनी दूर चले जाते हैं कि वे वापस नहीं आते और फिर वहीं डूब जाते हैं। क्लियोपेट्रा जिस तरह की मिस्ट्री अपने जीवन काल में बनी रही, वो मृत्यु के बाद भी बना रहा। आज भी ये राज ही है कि आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। फिर भी ये कहा जाता है कि मार्क एंटनी के आत्महत्या करने के बाद क्लियोपेट्रा ने भी अपनी जान ले ली, वो भी स्नेक बाइट से, और बाद में दोनों का मकबरा एक साथ ही बनाया गया। लेकिन दोस्तों, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, आज भी ये राज ही है कि आखिर क्यों क्लियोपेट्रा ने अपनी जान ले ली। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली और पड़ोसियों के साथ शेयर कीजिए, बिल्कुल फैला दीजिए। थैंक यू सो मच। Navigate the maze, let the story flow.